आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12 की पूरक पुस्तक वितान भाग 2 में संकलित कहानी जूझ की समीक्षा हेतु उपस्थित हूँ। जूझ मराठी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है। यह एक किशोर के भोगे हुए यथार्थ एवं उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवन गाथा है। कहानी में मुख्य 5 पात्र हैं। पहला, आनंदा, जो पढ़ाई में इतनी रुचि रखता है कि पढ़ाई के लिए किसी भी स्तर का परिश्रम करने को तैयार है। दूसरा पात्र, आनंदा के दादा यानी पिता, जो आनंदा की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। उन्हें लगता है कि यदि आनंदा पढ़ाई से अलग रहेगा तभी वह खेती का काम कर सकेगा और वे स्वयं अपनी आवारा जीवन शैली को कायम रख सकेंगे। तीसरा पात्र आनंदा की माँ है, जो आनंदा को पढ़ाना तो चाहती है लेकिन पति से डरती है, फिर भी बेटे का साथ देती है। चौथा पात्र दत्ताजी राव हैं, जो देसाई गांव के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वे आनंदा की पढ़ाई जारी रखने में पूरा सहयोग देते हैं और दत्ताजी राव ही ऐसे व्यक्ति हैं, लेखक का पिता, जिनकी बात कभी नहीं टाल सकता। पांचवा पात्र है मराठी अध्यापक श्री सौंदलगेकर का, जिन्होंने न केवल आनंदा के मराठी के प्रति रुचि जागृत करने में योगदान दिया, बल्कि एक कवि बनने में भी उन्होंने अपना पूरा सहयोग आनंदा को दिया। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। आनंदा यही कोई 10-12 वर्ष का बालक है। उसके परिवार में उसके पिता एवं माता हैं। पिता गुस्से वाले हैं एवं आचरण से अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। दिन भर गांव में घूमते रहते हैं, ना तो गृहस्थी के किसी काम में हाथ बटाते हैं और ना ही खेत में काम करते हैं। खेत में सारा काम बालक आनंदा ही करता है। इसीलिए उन्होंने आनंदा की पढ़ाई 5वीं कक्षा में छुड़वा दी। आनंदा को लगता था कि जीवन भर खेतों में काम करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। खेती पर निर्भर रहने के कारण ही उसका परिवार निरंतर गरीबी के गड्ढे में गिरता जा रहा है। वह हमेशा यही सोचता, इसीलिए वह पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहता था। बालक आनंदा के अंदर यही विचार सदैव चलते रहते थे। दिवाली के बाद 1 महीना ईख पेरने का कोलू चलाने का कार्य आनंदा कर चुका था। दादा को लगता था कि यदि जल्दी कोलू का काम शुरू किया जाए तो गुड़ की अच्छी कीमत मिलती है। सो आनंदा ने कोलू चलाने का कार्य पूरा कर लिया था और इस समय वह खाली था। एक दिन जब माँ धूप में कंडे पात रही थी और आनंदा बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था, तो उसने अपनी पढ़ाई की बात छेड़ दी। माँ डरती थी दादा से, इसलिए आनंदा ने एक तरकीब सुझाई कि माँ उसके साथ दत्ताजी राव सरकार के घर चलेगी और उनसे आनंदा की पढ़ाई के विषय में बात करेगी। उसे लगता था कि गांव भर में कोई उसके पिता को अगर समझा सकता है तो वे दत्ताजी राव ही हैं। बेटे की इच्छा रखने के लिए वह राजी तो हो गई, लेकिन उसे भी पता था कि इतना करने पर भी कोई लाभ होगा नहीं। वह तो चाहती थी कि आनंदा 7वीं तक पढ़े, लेकिन पिता के आगे उसकी एक न चलती थी। रात को जब आनंदा माँ को लेकर दत्ताजी राव के पास गया तो माँ उन्हें यह बात समझाने में सफल रही कि आनंदा के पिता ने आनंदा की पढ़ाई इसीलिए छुड़वा दी ताकि वह सारा दिन घूम फिर सके। दत्ताजी राव गांव के प्रभावशाली व्यक्ति तो हैं ही, साथ ही शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने ध्यान से सारी बात सुनी और कहा कि दादा को मेरे पास भेजना और घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना। माँ बेटे ने राव से विनती भी की कि उनके आने की बात वे दादा को ना बताएं। रात को जब दादा घर आया तो आनंदा ने दत्ताजी राव के बुलावे की बात कही। दादा के जाने के आधा घंटे बाद आनंदा भी पहुंच गया। कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? दत्ताजी राव ने पूछा। अब बड़ी सरलता से आनंदा ने बता दिया कि 5वीं कक्षा में ही दादा ने पढ़ाई छुड़वा दी ताकि वह खेतों में पानी लगाता रहे। अब तो दत्ताजी राव ने उसके दादा की खूब फटकार लगाई।
कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है। बीवी बच्चे को खेत में जोतकर खुले सांड की तरह घूमता है और अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। दत्ताजी राव ने आनंदा से कहा कि तू सवेरे ही पाठशाला जा और मन लगाकर पढ़। यदि दादा मना करे तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। अब दादा ने आखिरी दांव चला। आनंदा पर उसने गलत आदतों का आरोप लगाया, जैसे कंडे बेचना, चारा बेचना, सिनेमा देखना, जुआ खेलना, खेती एवं घर के काम में ध्यान ना देना। लेकिन आनंदा ने भी थोड़ा सच थोड़ा झूठ बोलते हुए दत्ताजी राव को अपने उत्तर से संतुष्ट कर दिया। अब तो दादा को भी पाठशाला भेजने की हामी भरनी पड़ी। घर आकर दादा ने आनंदा से वचन ले लिया कि दिन निकलते ही खेत पर जाना और वहीं से पाठशाला पहुंचना। पाठशाला से छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर यानी पशुओं को चराना। और हाँ, जब खेतों में ज्यादा काम होगा तो वह पाठशाला नहीं जाएगा। आनंदा ने भी बड़ी सरलता से सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अब आनंदा के जीवन में वह दिन आया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो उसकी खुशी का ठिकाना न था। उसे 5वीं कक्षा में ही दोबारा जाकर बैठना पड़ा, क्योंकि उसने पहली यह कक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। अब आनंदा के जीवन में वह दिन आया जिसकी उसे बेसब्री से प्रतीक्षा थी। आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो उसकी खुशी का ठिकाना न था। उसे 5वीं कक्षा में ही दोबारा जाकर बैठना पड़ा, क्योंकि उसने पहले यह कक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। कक्षा में 2 बच्चों के अतिरिक्त सभी उसके अपरिचित थे। जिन बच्चों को वह कम अक्ल का समझता था उनके साथ बैठना पड़ेगा, उसने सोचा। उसका मन खट्टा हो गया। बेंच के कोने में जा बैठा, जैसे बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी के इंतजार में बैठा रहता है, उसी तरह वह भी अपनी पुरानी कॉपी किताबों की धरोहर संभाले बैठा था। कक्षा में चौहान नाम का एक लड़का था, जिसने आनंदा की मटमैली धोती और गमछे को लेकर मजाक उड़ाया और शरारती लड़कों के साथ मिलकर उसका गमछा छीनकर सिर पर लपेटकर मास्टर की नकल उतारने लगा। यद्यपि आनंदा ने मास्टर जी से सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी बीच की छुट्टी में बच्चों ने फिर से उसे परेशान किया। जैसे खिलौने के कौवे के बच्चे को खुले में रख देने पर कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारने लगते हैं, वैसा ही हाल पहले दिन आनंदा का था। उसका मन दुखी हो गया। उसने सोचा कि अब वह पाठशाला नहीं जाएगा, किंतु फिर उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह पाठशाला तो अवश्य जाएगा। इतनी आसानी से हार मानने वाला तो था नहीं आनंदा। यही बसंत पाटिल नाम का एक लड़का था, उससे उसकी मित्रता हो गई। इतना प्रभावित हुआ आनंदा उससे कि आनंदा पढ़ाई में मन लगाने लगा, अपनी कॉपी किताबें व्यवस्थित रखने लगा, अखबारी कागज किताबों पर चढ़ाने लगा। यदि बसंत कक्षा में कोई शाबाशी का काम करता तो अगले दिन वह भी वैसा ही कुछ करता। धीरे धीरे गणित के जो सवाल वह गलत करता था, अब अभ्यास एवं लगन के कारण झटपट हल करने लगा। अब मास्टर उसे आनंदा कहकर बुलाने लगे। पहली बार उसे किसी ने आनंदा कहकर बुलाया था। माँ कहती थी आनंदा, लेकिन बहुत कम। कक्षा में एक मराठी शिक्षक भी पढ़ाते थे, श्री सौंदलगेकर। पढ़ाते समय वे रम जाते थे। विशेषतः वे कविताएं बहुत अच्छी ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता भी थी उनके पास। रसिकता यानी हंसी मजाक करने की आदत। नई पुरानी मराठी कविताओं के साथ उन्हें अंग्रेजी कविताएं भी याद थीं। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। वे एकाध कविताएं गाकर सुनाते, फिर बैठकर अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उनको सुनते, अनुभव करते हुए आनंदा को भी अपना भान नहीं रहता था। आनंदा उनकी कविताओं
एवं कविता सुनाने के ढंग से इतना प्रभावित हुआ कि सुबह शाम खेत में पानी लगाते हुए, पशु चराते हुए, अकेले में खुले गले से सारी कविताएं मास्टर सौंदलगेकर के ही भाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता रहता। उन्हीं की तरह अभिनय करता। इतना ही नहीं, मास्टर सौंदलगेकर की तरह ही वह अन्य कविताएं भी गाने लगता। इस प्रकार कविताओं से खेलने लगा था आनंदा। इससे दो शक्तियां प्राप्त हुई थीं। पहले खेत में पानी लगाते हुए, पशु चराते हुए उसे बहुत अकेलापन लगता था, जो उसे बहुत खटकता था। किसी का साथ चाहता था वह, लेकिन अब अकेलेपन से उसे ऊब नहीं होती थी। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा था कि जितना अकेला रहे उतना अच्छा, क्योंकि अकेले में वह ऊंची आवाज में गा सकता था, अभिनय कर सकता था, मनमाने ढंग से नाच सकता था। अब तो अनेक कविताओं को वह अपने ही ढंग से गाने लगा था। मास्टर सौंदलगेकर को उसका प्रयास इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं के सभी लड़कों के सामने उसे बुलाकर गवाया। पाठशाला के समारोह में भी गवाया। अब तो आनंदा को लगने लगा जैसे उसके नए पंख निकल आए हैं। मास्टर साहब के दरवाजे पर छाई हुई थी एक मालती की बेल, जिस पर उन्होंने कविता लिखी। तो आनंदा को लगा कि उसके आसपास खेतों में, गांव में कितने सुंदर दृश्य हैं जिन पर वह कविता बना सकता है। अब तो वह भैंस चराते चराते फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। और इतना ही नहीं, कविता लिखने के लिए अपनी खीसा में यानी जेब में कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी कागज पेंसिल ना होता तो लकड़ी के छोटे से टुकड़े से भैंस की पीठ पर ही लिखने लगता, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिखता। वह अपनी लिखी हर रचना अगले दिन मास्टर जी को अवश्य दिखाता। कभी कभी तो सवेरा होने की भी वह प्रतीक्षा न कर पाता। रात में ही मास्टर जी के घर कविता दिखाने पहुंच जाता। वे भी खूब शाबाशी देते उसे। कभी कभी कविता के शास्त्र पर भी बातचीत होती। मास्टर जी उसे समझाते कि कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए। संस्कृत भाषा का उपयोग एवं छंदों, अलंकारों की सूक्ष्म बातें समझाते और बताते कि शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी है, शुद्ध लेखन के क्या नियम हैं, और भी ना जाने कितनी बारीकियां उसे समझाते। धीरे धीरे आनंदा की न केवल मराठी सुधरने लगी, बल्कि लिखते समय वह अधिक सचेत रहने लगा। शब्दों का नशा उस पर चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बज रहा हो। यह थी कहानी जूझ। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? बच्चों, जूझ का कथानायक किशोर छात्रों के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत कहा जा सकता है, जिसमें लगन, परिश्रम, पढ़ाई के लिए समर्पण भावना है, सूझबूझ है, दृढ़ संकल्प शक्ति है, विषम परिस्थितियों में हार न मानने की ताकत है। इसीलिए बच्चों, स्थितियां चाहे जितनी जटिल हों, हार नहीं माननी चाहिए। लगन एवं मेहनत से सब कुछ संभव हो सकता है। और जिन बच्चों के सामने मुश्किलें नहीं हैं, अभाव नहीं है, उनके लिए भी सीख है कि समय एवं शिक्षा अनमोल है। यदि ईश्वर ने आपको संसाधन दिए हैं तो उसका उपयोग शिक्षा के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि लाखों बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें पढ़ने का अवसर ही नहीं मिल पाता। तो यदि यह सौभाग्य आपको मिला है तो इस अवसर का सदुपयोग करें। तो आपकी अच्छी शिक्षा की शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तरों एवं अतिरिक्त प्रश्नोत्तरों के लिए लिंक है ही। धन्यवाद।